नमस्कार दोस्तों। जिस तरह जातिगत जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी होती हैं, जो हमारे जातिगत संस्कार होते हैं उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, उसी तरह हम देखते हैं कि वंशवाद की भी जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी हैं। और इस वंशवाद के चलते ये बात हम इसलिए क्यों कर रहे हैं कि चुनाव आ रहा है। जब चुनाव नज़दीक आता है तो हम बहुत सारे वाद की बात करते हैं, हम जातिवाद की बात करते हैं, संप्रदायवाद की बात करते हैं, हम वंशवाद की भी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वंश जो हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव होने के बावजूद बहुत सारे वंश जो है वो लगातार राजनीति में सक्रिय है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो वंशवाद चला आ रहा है या उनके परिवार के लोगों को राजनीति में जगह मिलती, चाहे पार्टी कोई भी हो। दरअसल साहिल लुधियानवी साहब का एक बड़ा मशहूर गीत भी है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो दरअसल अभी हम जब मनुष्य जाति की उत्पत्ति के विकास को देखते हैं तो उसमें एक बात समझ में आती कि सारे मनुष्य एक थे और उनकी उत्पत्ति को साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो वो एक से धीरे धीरे वो अलग अलग कबीलों में बने, फिर वो अलग अलग जातियों में विभाजित हुए और अलग अलग समुदाय में हुए, फिर उसमें अलग अलग गोत्र हुए तो उसमें जो लोग नामचीन थे, यानी कहना चाहिए कि जिनके पास कोई सत्ता थी किसी भी तरह की, वो चाहे धर्म की सत्ता हो, चाहे राज सत्ता हो, चाहे किसी भी तरह की सत्ता हो, वो अगर उनके पास सत्ता थी तो सत्ता का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता गया। कई जगह उसको गद्दीदार भी बोलते हैं। अगर हम धर्म के क्षेत्र में जाएं तो हम धर्म के क्षेत्र में भी देखते हैं कि वहाँ पर भी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दीदार होते हैं। बहुत सारे मंदिरों में हम देखते हैं कि 7 पीढ़ी से पुजारी हैं, 7 पीढ़ी से पंडित जी हैं, 7 पीढ़ी से ये काम कर रहे हैं। तो और लोग बताते हैं कि हमारा ये पुश्तैनी काम है। तो बहुत सारे लोगों का कुछ काम पुश्तैनी होता है। हम लोग हमारे देश में जो जातियों की पहचान है वो जातियों की पहचान इस तरह से भी है कि एक आदमी सोने का काम करता था, सुनार हुआ जेवर बनाने वाला, जो लोहे का काम करता था लोहार हुआ, जो कारपेंटरी करता था वो कारपेंटर हुआ, बढ़ई हुआ, अलग अलग जो पूजा पाठ कराता था वो पंडित हुआ। अलग अलग तरह से जातियों की पहचान हुई। बाद में उस जाति के आधार पर जिस जाति के पास पढ़ना लिखना था, जिसके पास ज्ञान था, उस जाति ने धीरे धीरे किताबें बनाई, संस्कार बनाए, नियम कानून बनाए और उसमें भी पुरुषों ने ज़्यादा बनाए, स्त्रियों ने तो उस तरह से नहीं बनाया। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों के नाम से वंश नहीं चलता, वो हमारे यहाँ चूँकि पितृसत्ता है तो पुरुषों के नाम से वंश चलता है। अब इस वंश में यदि हम बात करें कि हम ये वंशवाद की बात क्यों कर रहे हैं, दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है और छत्तीसगढ़ में यदि चुनाव होना है तो इस चुनाव में जो 2 नेता हैं वो कहीं ना कहीं वंशवाद की बात पे एक दूसरे से उत्तर प्रत्युत्तर कर रहे हैं। तो देखें कि ये दोनों ने ऐसा क्या बयान दिया है, तो हम पहले इन दोनों के बयान सुन लेते हैं। ये सारी पार्टियां महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, एक बाल ठाकरे जी के नीचे उद्धव ठाकरे, परिवार की पार्टी एनसीपी, कांग्रेस, शरद पवार, उनकी बेटी कलील को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। ये सब परिवार की पार्टी। कौन सा प्रदेश बन गया? अब आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अब माँ बेटा बेटी की पार्टी रह गई, बाकी सब सुनने की तरफ चला गया। देखिए, नड्डा जी जिस प्रदेश से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी के पिताजी कौन मंत्री थे कि नहीं थे, मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? राजनाथ सिंह के बेटे हैं कि नहीं विधायक? अमित शाह जी के बेटे हैं नहीं बीसीसीआई? तो ये किसकी पार्टी हुई? बलीराम कश्यप, स्वर्गीय बलीराम कश्यप, उसके एक बेटा सांसद रहे, एक बेटा मंत्री रहे। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, बेटा सांसद। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अरे उंगली उठाने से पहले सोच तो लेना चाहिए कि उनके पार्टी में क्या चल रहा है। अब गिनाओ तो दर्जनों मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि जो 2 नेता हैं वो कहीं ना कहीं वंशवाद की बात पे एक दूसरे से उत्तर प्रत्युत्तर कर रहे हैं। दरअसल हमको समझना पड़ेगा कि भारत में वंशवाद की जड़ें जो है वो गहरी है। जहां राजतंत्र में एक ही परिवार वंश के लोग का राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, वहीं लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार 2 तरह की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। एक वो जो प्रकृति प्रदत्त होती है, जिसमें व्यक्ति पद, प्राधिकार और प्रतिष्ठा जन्म, वंश या जाति के आधार पर प्राप्त होता है और गुण क्षमता के आधार पर निष्पादन। मान लो मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, तो मैं चूंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ।
अब मैं कर्मों से ब्राह्मण हूं कि नहीं, ये अलग बात है। पर हमारे देश में कुछ जातियों को ऊंची, कुछ को नीची कहा गया। तो जो कर्म के आधार पे जो बहुत मेहनतकश लोग थे, जो बेचारे समाज व्यवस्था में काम करते थे, पूरी एक गांव में जो एक ग्राम स्वराज था उसमें सब लोग अपना अपना काम करते थे। बाद में कहीं ना काम को लोगों ने अलग अलग जो है वर्ण व्यवस्था में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जो शूद्र में लोगों को लगा जो बेचारे बहुत सेवा करते थे उनको उन्होंने कहीं अछूत के रूप में रखा, कहीं उनको दूर रखा। बाद में जब हमारा देश का संविधान बना और उसमें आरक्षण की व्यवस्था हुई तो उसमें SC ST OBC इनके लिए आरक्षण हुआ, अभी महिलाओं के लिए आरक्षण। तो समाज में उनको आरक्षण मिला जो थोड़े पिछड़े हुए थे, पर समाज में उस तरह से जो समाज का सोच था वो बदला नहीं। तो कहीं ना कहीं जातिगत व्यवस्थाएं भी गहरी होती गई और गहरी होती गई। उसमें कुछ लोग अलग अलग स्थितियों में, और एक परंपरा चली आ रही थी जो हमारे देश में राजा थे, उन राजाओं के जो राजवंश थे, उनके किले थे, वहाँ से लोग थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो जो लोग पहले से स्थापित थे वो थे, और एक दूसरे थे जिन्होंने नेतृत्व किया, जो चुनाव में गए अलग अलग तरह से, कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, कोई पत्रकार था। तो दूसरी ओर अर्जित परिस्थिति से जो गुण, क्षमता और कार्य निष्पादन के आधार पर जिन्होंने कुछ हासिल किया। तो हमारे जो, चाहे कबीले की बात मैं कर रहा था, राजतंत्र की, तो ये सारे तंत्र अलग अलग समय में विकसित होते गए। और जब देश आज़ाद हुआ तो जो देश का ढांचा था उसमें जो लोग राज परिवार से आते थे या जिन्होंने राजनीति में पहले कदम रख लिया, उनके बच्चे उसी परिवेश में बड़े हुए और उनको लगा कि हमारे परिवेश में वो एक स्वतंत्र रूप से अपने परिवार में सब चीज़ें देखते थे, तो ऑब्जर्व करते थे और उनकी जान पहचान होती थी। अगर हम भारत की बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। तो नेहरू ने की बेटी जो है इंदिरा गांधी, चूंकि उन्होंने फिरोज गांधी से विवाह किया था तो अब गांधी जी ने उनको अपना सरनेम दिया था, तो वो गांधी परिवार कहलाया। तो नेहरू गांधी परिवार में जब इंदिरा गांधी बनती है, उसके बाद राजीव गांधी बनते हैं, उसके बाद ये परंपरा चलती है। तो कांग्रेस का नेतृत्व लोगों को लगता है कि नेहरू, इंदिरा, फिर उसके बाद राजीव गांधी, ये सब चीज़ें तक आती आती है। और अभी भी कांग्रेस में यदि बात की जाए तो कांग्रेस पे होल्ड किसका है, तो लोगों को लगता है कि गांधी परिवार का है। इस बीच में ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो गांधी परिवार से, इस बीच में बहुत बार अध्यक्ष भी बदले, पर एक लोगों का फेथ है गांधी परिवार के प्रति। ऐसे यदि हम आसपास के देशों में देखें तो नेपाल में कोइराला परिवार दिखता है, बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान दिखते हैं, शेख जियाउल रहमान दिखते हैं, श्रीलंका में भंडार नायके जयवर्धने परिवार दिखता है, पाकिस्तान में भुट्टो और नवाज शरीफ के परिवार के राजनीतिक दबदबे को हम तो देख सकते हैं वहाँ पर, जबकि सैनिक शासन भी बीच बीच में आता है। अमेरिका जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ भी कैनेडी परिवार दिखता है, बुश परिवार दिखता है, क्लिंटन परिवार दिखता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक परिवार में एक विश्वास होता है कि इस परिवार में नेतृत्व करने की क्षमता है और ये नेतृत्व कर सकता है। अगर हम अपने देश की राजनीति में देखें तो 1999 से 2014 तक के अगर हम देखें तो लोकसभा में जो सांसद चुने गए थे, जो वंश परंपरा को का निर्वाह करते थे, उनकी संख्या 36 थी। बाद में जब भाजपा भी शासन में आई तो उसमें 31 सांसद ऐसे थे जो वंश परंपरा को आते थे। कहने को दोनों एक दूसरे को कोस रहे थे, पर 2009 के लोकसभा चुनाव में कहना चाहिए वंशवाद चरम स्थिति में था, जिसमें राजनेताओं के परिवार के कुल 53 सांसद शामिल हुए, जो निचले स्तर पर 9.5% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 18% वंशवादी राजनीति से संबद्ध लोग थे। अगर हम इस बार की बात करें तो 544 सांसदों में 162 सांसद, 30% लोकसभा चुनाव में उनको जीत मिली। तो इसका मतलब है कि लोग, अगर कोई वंश से आता है तो लोग उसको भी चुनते हैं। वो देखते हैं कि क्या ये आदमी या इसका परिवार, इसने पूर्व में हमारे लिए सेवा की है, क्या ये हमारे लिए मददगार है। बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। कोई जब एक नेता को देखता है तो केवल वंश को नहीं देखता, उसकी पूरी पृष्ठभूमि देखता है, और पृष्ठभूमि के साथ फिर वो किस जाति का है, उसके मानने वाले कितने हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। पर इस बीच में जो क्षेत्रीय पार्टियां विकसित हुई हैं, उसमें जब कोई एक लीडर आया तो उसने अपने वंश को आगे बढ़ाया। तो हम देखते हैं कि इसमें यूपी का अगर हम बात करें तो मुलायम सिंह यादव का परिवार दिखता है, बिहार की बात करें
तो लालू प्रसाद यादव का परिवार दिखता है, या अगर हम साउथ में जाएं तो वहाँ भी हमको बहुत सारे ऐसे वंशवादी परंपरा को हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा विकसित हुई है। तो कहीं ना कहीं वंशवाद की बात हो रही है, तो उसमें मेरा ये मानना है कि दोनों ही राजनीतिक दल हों, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे क्षेत्रीय दलों की बात करें, कहीं ना कहीं उसमें एक वंश परंपरा से जो लोग आते हैं वो उसमें होते हैं। 62% पंजाब में सर्वाधिक जो सांसद है उनका 62% जो है वो एक परंपरा से आते हैं। अभी मान लो जितने लोग हैं जो नेता बूढ़े हो रहे हैं, उनकी ये मन में एक कामना रहती है कि मेरे बेटे को इसकी टिकट मिले, और चूंकि वो परिवार कहीं ना कहीं अपने हाईकमान से जुड़ा होता है तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। दरअसल हमारी जो सामाजिक और सामंती मानसिकता है वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं इस वंशवाद को बढ़ावा देती है। और वंशवाद में, पर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अभी हम जो देखते हैं कि अधिकांश डॉक्टर ये कोशिश करते हैं कि उनका अपना जो है कारोबार जमा हुआ है तो उनके बेटे बेटियां डॉक्टर बने, तो वो अगर सरकारी में एडमिशन नहीं होता तो प्राइवेट में ले जाते हैं। वकील कोशिश करते हैं कि उनके क्लाइंट इधर उधर ना जाए, तो वो अपने परिवार में अपने बेटों को आगे बढ़ाते हैं। दुकानदार जो है वो अपने परिवार को बढ़ाता है, बिजनेस ग्रुप अपने परिवार को बढ़ाता है। और अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता में हमको एक बड़ी संख्या में ब्राह्मण लोग दिखते हैं, जो कि वो पढ़ने लिखने का काम करते हैं। अब तो सब तरह के लोग आ रहे हैं, पर ब्राह्मण हमको दिखते थे क्योंकि वो पढ़ने लिखने का काम करते थे, तो वो जर्नलिज्म में आ गए, वो नौकरी में भी आए। तो पहले अगर हम नौकरी में देखें तो हमको ब्राह्मण, कायस्थ, ठाकुर जो वो अपर क्लास जो पढ़ लिख रही थी, अब रिजर्वेशन है, अब बड़े पैमाने पे रिजर्वेशन की वजह से ही सही महिलाएं भी आ रही है, SC ST के लोग भी आ रहे हैं और वो भी पढ़ लिख रहे हैं, और वो चीज़ें जो हमारी सामाजिक और जातिगत संरचना उसको बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये मिथक भी टूट रहा है कि किसी एक वंश का इस पे या किसी एक जाति का, एक समुदाय का इस पर्टिकुलर प्रोफेशन पे कब्जा रहेगा। अब बात चूंकि हम राजनीति की कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर बयानबाजी हो रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नवंबर में चुनाव है, तो जनता की दरअसल जो एक मानसिकता होती है जो आम वोटर की, वो जो कुलीन वर्ग से आता है, जो राज वर्ग से आता है, उसको मुक्तिदाता समझते हैं। बहुत मज़ेदार किस्सा है, खुशवंत सिंह का एक किस्सा है कि खुशवंत सिंह ने कभी फ़ोन किया सिंधिया जी के यहाँ कि महाराज, वो सिंधिया जी हैं क्या, तो उधर से चूंकि उनकी आदत है कि वो अपने महाराज को महाराज बोलते हैं, तो उन्होंने कहा महाराज नहीं है 2-3 बार। तो खुशवंत सिंह ने मजाक में कहा कि मुझे आपके खानसामा से बात नहीं करना है, मुझे आपके सिंधिया जी से बात करनी है। तो दरअसल महाराज जो है उनके लिए महाराज हैं। अभी भी जहाँ पर राज परिवार रहे हैं, जहाँ पे राजा रजवाड़े रहे हैं, वहाँ की रियाया और जहाँ पर राजा रजवाड़े नहीं हैं, जो एक बाकी शहरों की तरह विकसित हुए, दोनों के लोगों में आपको बहुत अंतर दिखेगा, बहुत ही बातचीत में, तमाम चीज़ों में एक अंतर दिखेगा। वहाँ की जनता में भी अंतर दिखता है, क्योंकि उनका राज परिवार के प्रति, एक कुलीन वर्ग के प्रति एक सोच होती है कि ये हमारे अन्नदाता रहे हैं। और ऐसा अवसर भी आया है जब सरकारें नहीं थी, अभी तो सरकारें बहुत सारी मदद देती हैं, बहुत सारी सब्सिडी देती है, अन्न भी सस्ते में देती। किसी समय राज परिवार भी ये काम करते थे कि वो तकलीफ में अपनी रियाया को, जनता को मदद करते थे, पर उनसे लगान भी वसूलते थे, लेवी भी लेते थे, जुर्म भी करते थे। पर कहीं ना कहीं जो ये परिवारवाद की जो राजनीति है या वंशवाद की राजनीति है, ये एक प्रकार से दरबारी संस्कृति को ये जन्म देती है, जिसमें लोग जो हैं परिवार की सेवा और गुणगान जो लोग करते हैं और उनको लगता है कि ये परिवार नहीं होगा तो राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगे। पर हमारे देश की राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उस तरह की नहीं थी, पर वो उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। कला, साहित्य, संस्कृति में परिवारवाद नहीं चलता, क्योंकि आपको वहाँ पे इंडिविजुअल आपको लिखना पढ़ना पड़ता है। प्रेमचंद कथा सम्राट थे, उनके बेटे अमृत राय जरूर बड़े कहानीकार हुए, पर उस पाए के नहीं हुए। मिर्जा गालिब की संतानें शायर नहीं हुई। कबीर कहते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। तो जो साहित्यकार होता है, जो कलाकार होता है, वो निर्वंशीय होता है, अगर उसका वंश जो है उसके बाद के लोग चलाते हैं। इसलिए कितने राजा महाराजे नेता है, उनकी जयंती मनेगी कि नहीं मनेगी कोई नहीं जानता, पर एक बड़े आदमी की, तुलसीदास की जयंती मनेगी, कबीरदास जी की जयंती मनेगी, विवेकानंद की जयंती मनेगी, महात्मा गांधी की जयंती मनेगी, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है। कोई लोग कई पीढ़ियों से यदि राज कर रहे हैं,
या सत्ता पे काबिज हैं, पर यदि वो उस तरह से नहीं है तो लोग उनको याद नहीं करते। पर बात यह है कि वंशवाद की बात इसलिए होती है कि जब टिकटों का बंटवारा होता है तो टिकटों का बंटवारा केवल वंश के आधार पर नहीं होता, आपके जातिगत समीकरण कैसे हैं, आप में जीत की संभावना। आजकल तो बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं जो ये कहती हैं कि इस आदमी को टिकट दोगे तो ये जीतेगा, ये आदमी बहुत लोकप्रिय पब्लिक में, आप इसको टिकट देंगे तो वो जीतेगा। तो अभी तो बहुत सारे मैकेनिज्म काम करते हैं और ये लोग देखते हैं कि कौन सा घोड़ा है जिस पे हम दांव लगाएं। अगर वो वंशवाद की परंपरा से आता है तो कितना ही दबाव, क्योंकि पार्टियां जानती हैं, वो सर्वे कराती हैं और वो देखती है कि अगर मौजूदा एमएलए एमपी नहीं जीतेगा तो उसका टिकट काट देती हैं और दूसरे को टिकट देती है। तो अब इस समय मुझे लगता है कि वंशवाद की बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जीत के घोड़े पे जो जैकपॉट है उस पर दांव लगाना चाहते हैं, चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, और उन्हीं मुद्दों को तलाशते हैं कि जिन मुद्दों से हम जीत सकते हैं। तो जब चुनाव नज़दीक आता है तो ये बातें तो होती है वंशवाद की, परिवारवाद की, ये सब बातें लोग करें, पर उस बात से कुछ नहीं होता। होता है कि नेता कैसा है और वो नेता क्या वो पब्लिक में भीड़ ला सकता है, पब्लिक को इम्प्रेस कर सकता है, वो लोगों को चुनाव जिता सकता है, ये बहुत सारे। अब अगर हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो नरेंद्र मोदी के परिवार में कोई इसके पहले कोई ऐसा आदमी नहीं था, पर उन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता से, अपनी वाक्पटुता से या अपने संगठन की ताकत से वो आगे बढ़े। अब वो आगे बढ़े, अब उनके पीछे चूंकि उनका और कोई परिवार नहीं है, तो भाजपा के लोगों को ये अक्सर कहने को मिल जाता है कि एक तरफ गांधी परिवार है और एक तरफ देखिए हमारे बड़े नेता कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, योगी हैं, उनका भी कोई परिवार नहीं है, तो बिना परिवार के हैं। और ये भी एक तरह का मिथक गढ़ा जाता है कि जिसका परिवार नहीं है, जिसको कोई लेना देना नहीं, लोग समझते हैं कि कोई आदमी करप्ट जब होता है जब उसके बाल बच्चे होते हैं, उसका परिवार होता है। यदि उसका परिवार नहीं है, वो अकेला है, तो लोग एक तरह की एक धारणा बनते हैं कि वो किसके लिए कमाएगा, उसको तो खुद अकेला है। पर ऐसा नहीं होता है। जब कोई राजनीतिक पार्टी होती है तो उसमें जो उसके मुखिया होते हैं, जो उससे काम करते हैं, उनको पार्टी के लिए कमाना पड़ता है, पार्टी के जो हित चिंतक होते हैं उनके लिए कमाते हैं। तो चाहे परिवार वाला नेता हो चाहे बिना परिवार वाला हो, हम जब भ्रष्टाचार की उस राज्य में कल्पना करते हैं, उस देश में, तो हमको उसका इंडेक्स बहुत कम होता नहीं दिखता है। तो अगर जेपी नड्डा कह रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं गांधी परिवार पे और इस बात से फख्र कर रहे हैं कि देखिए हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जब आप टिकट देने जाएंगे और आपको लगेगा कि इस जगह पर इस परिवार की एक धाक है, इस परिवार की साख है, तो आप उसको बुलाएंगे। आपको लगेगा कि दूसरी पार्टी का नेता है पर वो हमारे साथ शामिल होगा और उसका जनाधार है, तो आप उसको लाकर टिकट देंगे। इस समय पार्टियां कोई भी हो, वो टिकट उसको देना चाहती है जो जीत के लिए आगे बढ़े और जीत कर लाए, उस पर दांव लगाते हैं, चाहे वो जेल में रहे चाहे जेल के बाहर रहे। उस पर पहलवान लोग कितना ही प्रदर्शन करें, उस पर तरह तरह के आरोप लगाएं, पर पार्टी को लगता है कि ये जो हमारा नेता है ये हमारे लिए बड़ा काम का है, तो उसकी कितनी आलोचना करें। चुनाव नज़दीक है 2024 के लोकसभा, तो पार्टी उसको बचा रही है, सारे लोग देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हम बात करेंगे, तो हमको लगता है कि दरअसल पार्टियाँ, हर पार्टी जो भी राजनीतिक पार्टी है, वो अपने अपने ढंग से अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, अलग अलग एजेंसियों के जरिए सर्वे कराती हैं और ये देखती हैं कि कौन जीत सकता है, और जो जीत सकता है उसको वो टिकट देती हैं। अब इस जीतने वालों में कई बार वो परिवार होता है जो राजनीति में बहुत सक्रिय है, उसके बच्चे भी चूंकि पिता के सांसद संगत में रहते हैं, परिवार की संगत में रहते हैं, तो बहुत सारे उनके समीकरण बन जाते हैं, उस खेल को समझते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं और धीरे धीरे वो इस पूरे जो राजनीतिक समीकरण है, सेवा का समीकरण जिसको कहते हैं, उस सेवा में मेवा कैसे मिलेगा, इस खेल को वो समझने लगते हैं और धीरे धीरे वो भी राजनीति में आ जाते हैं। और जाने पहचाने चेहरे होते हैं, उनके ऊपर परिवार का साया होता है, तो वो आ जाते हैं। पर हाँ, जैसे कि सिनेमा में भी है, कला की दुनिया में मैंने कहा कि फर्जीवाड़ा नहीं चलता है कि आप कोई किसी जुबली कुमार के बेटे हों, पर यदि आप बहुत अच्छे एक्टर नहीं हो तो आप खारिज हो जाते हैं। पर आपका सिनेमा में कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं हो तो आप शाहरुख खान भी हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, कला की दुनिया है। पर जहाँ पर अभ्यास की जरूरत है, जहाँ पर हम देखते हैं कि संगीत की परंपरा है, तो पिता बचपन से यदि आपको रियाज करा रहे हैं, आपको अपने साथ संगत करा रहे हैं, तो धीरे धीरे बेटा भी उस संगीत परंपरा में आगे आता है, उसका या तो फिर उसका शिष्य आता है। राजनीति में अभी
वो परंपरा, परिवार और वंश तक सीमित है। विचारधारा के स्तर पर भी कुछ लोग आते थे, पर अब धीरे धीरे विचारधाराएं गौण सी होती जा रही हैं। अब ये है कि कौन आदमी कैसे है, इन के इन प्रकार, वो बाहुबली है, धन पशु है, कौन है जो है जो जिता सकता है, वो कैसे भी जिताए, उसको अगर वो जिता सकता है तो उसको टिकट मिलना तय है। तो ये बात करना कि राजनीति में वंशवाद है या परिवारवाद है, ये मुझे लगता है कि इसको भी पार्टी के लोग खारिज कर देंगे कि यदि एक परिवार का आदमी उनको नहीं जिता सकता। तो हमने बहुत सारे परिवारों को हाशिए पे जाते देखा है कि उनकी बात, चूँकि उनमें वो बात नहीं है कि वो किसी पार्टी को किसी इलाके में नेतृत्व कर सके या जिता सके, तो वो हाशिए पे हैं। पर वो लोग जो जिताने का मादा रखते हैं, जो लड़ने का संघर्ष रखते हैं, जिनकी एक परंपरा है, तो लोगों के प्रति एक कुलीन जो परिवार है उनके प्रति एक भाव तो होता है। तो कई बार महाराज जी को उनकी जय जयकार होती है। हम लाख डेमोक्रेसी की बात करें, प्रजातंत्र की बात करें, पर हमको लगता है कि अभी भी जो मगध है उसमें विचारों की कमी है। जिस दिन विचार सब लोग समझने लगेंगे, सोचने समझने लगेंगे, तो उसको चुनेंगे जो एक आम आदमी की बात करता है, जो उनके मुद्दों की बात करता है। और पार्टी कोई भी हो, वो भले आदमी को चुनेंगे, वो किसी भी ऐसे आदमी को नहीं चुनेंगे, चाहे वो किसी परिवार से क्यों ना आता हो, जिसकी पृष्ठभूमि खराब है, जो एक सामंती मानसिकता रखता है, उसको कतई नहीं चुनेंगे। तो मुझे लगता है कि दरअसल ये पूरी बातचीत जो बहस हो रही है वो चुनाव को लेकर हो रही है। नमस्कार।